देश अंदर लगातार चुनावी माहौल भख रहा है। भाजपा अपने दावे कर रही है सरकार बनाने तो महागठबंधन जो इंडिया महागठबंधन है वो अपन चुनौतियां पेश कर रहा है। तो इस दौरान अज अमृतसर विच अनुमा आचार्य जो कि AICC के प्रवक्ता ने वो इतने पहुंचे ने ते नाल इन्होंने न्याय पत्र भी जो कि वो इतने दिखाया मीडिया ने। तो गलबात कर लें। मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। मैम जो न्याय पत्र है जो उसमें क्या खासियत क्या है, क्या विशेषता क्या है? ये न्याय पत्र 6000 किलोमीटर की न्याय यात्रा और उसके पहले 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो लाखों लोग राहुल गांधी जी से मिले और कांग्रेस के नेताओं से मिले, उनकी भावनाओं का प्रतीक है। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी तो देश ने यह समझा था कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, सेनाओं का सारी संस्थाओं का राजनीतिकरण हो गया है और उसके अलावा समाज में नफरत फैल रही है। तो इन सब बातों के मद्देनजर चली भारत जोड़ो यात्रा में जो लाखों लाख लोग राहुल गांधी जी से मिले और कांग्रेस के दूसरे नेताओं से मिले, उनके विचारों से बना हुआ यह न्याय पत्र है। इसीलिए इसमें युवाओं के लिए भी एक न्याय की बात है, महिलाओं के न्याय की बात है, श्रमिकों के न्याय की बात है, किसानों के न्याय की बात है और इसके अलावा जो SC, ST, OBC, दलित, सवर्ण सभी के लिए बराबरी के हिस्सेदारी की न्याय की बात है। तो पंजाब में आप जा रहे हो, अब आज अमृतसर पहुंचे, तो कैसे डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि कांग्रेस को जो हराती है वो कोई नहीं हराता, ये ऐसा मानना है। उसकी बात बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊं कि 48 पेज का जो न्याय पत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 सालों में जितना कुछ संविधान को और लोकतंत्र को डैमेज किया है वो पूरा रिवर्स करने की ताकत है। जो हमारे मीडिया के को पूरी तरह से अपने कब्जे में किया है उसको स्वतंत्र करने की बात है। अगर आप इसका पेज नंबर 22 पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि संविधान को संरक्षित करने के लिए संविधान पीठ के गठन की बात है, अपील पीठ के गठन की बात है और उसके अलावा 100 दिन कम से कम संसद के दोनों सदन चले, हफ्ते में एक दिन कम से कम विपक्ष का एजेंडा रखा जाए। ऐसी वो सारी बातें हैं जो बीजेपी द्वारा किए गए डैमेज को रिवर्स कर सकती हैं। दूसरी बात आपने की, कांग्रेस के लोग छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर है कि पहले उन्होंने 400 पार का वॉर क्राई दिया और उसके बाद उन्होंने 400 से ज्यादा विधायक और सांसद जो कांग्रेस पार्टी के थे उनको अपनी पार्टी में ले लिया। तो बहुत सीधी बात है कि एक डरा हुआ प्रधानमंत्री जो सत्ता जाने के डर से थरथरा रहा है, कहीं गृह मंत्रालय की फाइल्स में आग लग जाती है, कहीं मध्य प्रदेश के कुछ जो सरकारी भवन है उनकी इमारतों में आग लग जाती है, जिस तरह से साक्ष्य जलाए जा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री ने अगर कांग्रेस के उन नेताओं को जिनके अंदर या तो किसी तरह का उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा या फिर जो डरे हुए हैं, लालची लोग हैं, उनको अपनी पार्टी में लिया है। अब बहुत साफ दिखता है कि जो जनता है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। लोग समझते हैं कि उन्हें अपने भारतीयता के विचार को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 400 पार कह रहे हैं, पहले राउंड की वोटिंग के बाद ही उनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया है, वो ऑब्सेशन के शिकार हो रहे हैं। उनके हर भाषण में कम से कम 100 बार कांग्रेस का नाम लिया जाता है। तो ये सारी चीजें साफ दिखाती हैं कि डरे हुए प्रधानमंत्री इस बार अपनी बहुमत से सरकार नहीं बना पाएंगे और उनकी पार्टी के अंदर अंतर्विरोध चल रहा है। अनुमा जी, इलेक्शन से पहले ही सूरत में भाजपा का कमल खिल गया, उसके बारे में क्या? वो भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला है, वो लोकतंत्र की हत्या हुई है और हमने अपनी आंखों के सामने देखी है। मैं ऐसी उम्मीद करती हूं कि जिस तरह से चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस इलेक्शन को खारिज किया था, हमने इलेक्शन कमीशन से पहले ही दिन इसकी शिकायत की है, अपील की है, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। हम समझते हैं कि सूरत के 18 लाख मतदाताओं के साथ धोखा ना करते हुए इलेक्शन कमीशन को वो चुनाव रद्द करना चाहिए। पंजाब में इतना ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनना, जो न्याय पत्र है वो आप आज आए हो तो आपने इसके बारे में चर्चा छेड़ी है, इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों नहीं? जब मुख्य धारा का मीडिया पूरी तरह से सरकार के चरणों में झुक जाता है और पूरी तरह से केवल चारण गान करने लगता है, ऐसे में हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके अपने न्याय पत्र की बातें कर रहे हैं और ऐसा ही एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा यह दायित्व है कि मुझे पंजाब का मीडिया कोऑर्डिनेशन का प्रभार दिया गया है। इसलिए मैं हर एक जिले में जाकर अपने न्याय पत्र की अच्छाइयों के बारे में बोलूं, जिससे आप जो लोकल मीडिया हैं हमारी सहायता कर सकें और इस देश के लोकतंत्र को बचाने में और लोगों तक हमारी बात पहुंचाने में हमारी मदद कर सकें। भाजपा एक आरोप लगाती है किसान आंदोलन जो इस बार छिड़ा गया है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है।
भारतीय जनता पार्टी ने हर बार किसान आंदोलन को बदनाम किया है, कभी उन्हें खालिस्तानी कहा, कभी उन्हें देशद्रोही कहा। मैं ऐसा मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और वो पूरी पार्टी देशद्रोह से उपजी हुई पार्टी है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग तो लिया ही नहीं, लेकिन बार बार कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ा कि कांग्रेस ने 2 देश बनाए हैं, जबकि विनायक दामोदर सावरकर की 2 नेशन थ्योरी थी। और भारतीय जनता पार्टी के जनक यानी कि आरएसएस ने कभी भी 2 नेशन बनाने का विरोध नहीं किया था। उनका कोई सत्याग्रह रिकॉर्डेड नहीं है, कहीं उन्होंने किया ही नहीं है। तो ऐसे लोगों की बातों पर लोगों को ध्यान देना बंद करना होगा, तभी हम अपने देश में आइडिया ऑफ इंडिया को बचा पाएंगे। अब जो इंडिया महागठबंधन है वो क्या चुनौती देगा भाजपा को, या तीसरी बार फिर 400 के पार भाजपा जाएगी? देखिए, एक आपने अगर सुना हो तो हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बहुत बड़े पब्लिक फोरम में कहा है कि 95% हिंदी हार्टलैंड का वोट वैसे भी बीजेपी के पास 2019 में चला गया था। तो अगर उससे ज्यादा तो सीट ही नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी वो सीट लेगी कहां से? क्या पाकिस्तान जाके लेगी? तो यही सवाल मैं लोगों के सामने रखती हूँ कि 400 पार बोलने वाले लोगों की बात में कोई सच्चाई नहीं है। कहीं वो वेस्ट बंगाल में कह रहे थे 200 पार, कहीं वो कुछ कहते हैं। हाँ, अगर वो इनऑर्गेनिक चुनाव कराते हैं, जैसे कि आपने त्रिपुरा का सुना होगा कि अगर 100 मतदाता थे तो वहां 110 वोट पड़ गए उस पोलिंग बूथ पर, तो इस तरह से अगर चुनावों में धांधली होगी तभी लोकतंत्र की हत्या करते हुए ही भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी के चांसेस इस बार नहीं है। जनता ने निर्णय किया है कि वो परिवर्तन करेगी। ईवीएम को लेकर कैसे देखते हैं? इलेक्शन जो है ईवीएम पे हो रहे हैं लगातार, मांग तो यही उठ रही थी बैलेट पेपर पे होना चाहिए। देखिए, एक पर्टिकुलर बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, जिसने अब वो निर्णय जो है वो रिजर्व कर दिया है, जबकि उसके सामने केरल का वो वीडियो दिखाया गया था जिसमें मॉक पोलिंग के दौरान हर वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा था। तो इस समय उनका डिसीजन को रिजर्व कर लेना ये बताता है कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। अगर नहीं होता तो निर्णय ले लिया जाता और साक्ष्यों के आधार पर लिया जाता। इसलिए और चुनाव आयोग ने भी बार बार उन लोगों की बातों को नजरअंदाज किया जिन्होंने कहा था कि वो ईवीएम हैक करके दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई लोचा जरूर है और इनऑर्गेनिक चुनाव हो रहा है, तभी ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ना ही सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ रहा है। नौजवानों की बात करें, नौजवान हताश है देश का, और पंजाब का भी खास करके जो है बेरोजगारी का शिकार है, वो बाहर जा रहे हैं काम के लिए। जी हाँ, मैंने पूरे पंजाब में देखा, बड़े बड़े घरों में, कोठियों में भी ताले लगे हैं, उनकी पीढ़ियां दूसरे देशों में जा रही हैं और पिछले 7-8 सालों में तो 8.5 लाख लोगों से ज्यादा, युवाओं से ज्यादा लोग गए हैं। तो अगर हमारे देश की सरकार देश में शांति नहीं स्थापित कर सकेगी, रोजगार नहीं दे सकेगी, नशे की आवाजाही कम नहीं कर सकेगी, तो युवा के पास कोई रास्ता नहीं बचता। बार बार पेपर्स का लीक होना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी किसी तरह का स्कैम चला रही है, जिससे उन परीक्षाओं की जो फीस होती है उसे लेकर, जैसे अग्निपथ में लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला है। अग्निपथ जो 2019 से 2022 तक कोई भर्ती नहीं हुई, लेकिन उन प्रतिभागियों को उनकी फीस भी वापस नहीं की गई। ये बताता है कि चहुं दिशा से भारतीय जनता पार्टी स्कैम कर रही है, युवाओं के साथ धोखा कर रही है, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ, किसानों के साथ और मीडिया के साथ और देश की जनता के साथ। महिलाओं के लिए क्या खास लेके आए हैं न्याय पत्र में? जैसे हमारा कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना थी, जिसमें हमने 2000 रुपए प्रति माह देने को कहा था और हम दे भी रहे हैं, उसी तरह से गरीब परिवार की एक महिला को 8,500 रुपए या एक साल में 1 लाख रुपए देने की बात है, जिससे वो महिला खर्च चला सके और उस खर्च के होने से हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया घूम सके। आज अमृतसर में आप पहुंचे हैं, सारा पंजाब घूमने हैं, तो कैसे रहेगा, तैयारियां कैसी चल रही है? मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी घोषित हो गए हैं वहां बहुत उत्साह है, और जहां घोषित होने वाले हैं 1-2-4 दिन में आप देखेंगे वो भी हो जाएंगे। तो कांग्रेस के अंदर एक उत्साह तो है ही, उसके साथ में जो प्रत्याशी हैं वो पूरी ताकत से पूरे संगठन के साथ लगे हुए हैं, और मैं ऐसा मानती हूं कि कम से कम 8 से 10 सीटें कांग्रेस को यहाँ मिलने वाली है। इससे ज्यादा भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो सत्ता पे काबिज है आम आदमी पार्टी, उसको कैसे देती है? वो बोलते 13-0 से क्लीन स्वीप करेंगे। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में हर एक किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर जो पार्टी संविधान के साथ है वो भी लड़े। हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में विश्वास करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। एक उदाहरण दे लूं कि अगर स्कूल में आपका बच्चा है, उसे फर्स्ट आना है, तो दूसरे बच्चे की हत्या नहीं करता, अपनी लाइन लंबी करता है। तो जो अपनी लाइन लंबी कर सके उसका हक है, वो लोकतंत्र में सरकार बना सकता है। महागठबंधन का क्या नारा है, क्योंकि भाजपा 400 के पार बोल रही है? महागठबंधन का नारा सिर्फ ये है कि देश का संविधान और देश का लोकतंत्र बचे,
युवाओं को नौकरी मिले, महिलाओं को न्याय मिले, आर्थिक सशक्तिकरण मिले, श्रमिकों का शोषण ना हो और हिस्सेदारी न्याय मिल जाए। थैंक यू। शुक्रिया। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਅਨੁਮਾ ਆਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ AICC ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ सिकंदर पसरीचा, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।